हेलो फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट IMED लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि IMED लेक्चर सीरीज़ के आने वाले सभी लेक्चर्स के अपडेट आपको ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे मिलते रहें। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना सब्जेक्ट IMED, जिसका पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू entrepreneurship. So, concept of entrepreneurship. Everything you need to know about the concept of entrepreneurship. The word entrepreneur is borrowed from the French language. It is derived from entrepreneur, meaning to undertake. Entrepreneurship डेवलपमेंट या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में या एंटरप्रेन्योर के बारे में जानने से पहले सबसे ज़रूरी है कि हम जानें कि ये वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ये कहाँ से आया है। एंटरप्रेन्योर एक फ्रेंच वर्ड है जो कि फ्रेंच लैंग्वेज से बोरो किया गया है और इसका मतलब होता है टू अंडरटेक। अंडरटेक का मतलब होता है, यहाँ पे अंडरटेक का जो मतलब है वो है कि किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ओवरकम करना, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आना, कोई फील्ड में किसी फील्ड से आपको डिमांड जनरेट कर डिमांड के बारे में नॉलेज लेना, डिमांड क्या फील्ड की डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग आपको एक सेटअप तैयार करना, उसके रिस्क और उसके जितने भी प्रॉफिट्स लॉसेस प्रोस कॉन्स जो भी हैं उनके सब की स्टडी करने के बाद एक सेटअप तैयार करना और उसको ऑपरेट करना। तो बेसिकली ये अंडरटेक का मतलब है टू अंडरटेक अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, टू सेटअप अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ठीक है, इस तरीके की जो अंडरटेकिंग कोई व्यक्ति अगर लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु इज डिवोटेड टू सर्च समथिंग न्यू। एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी कुछ नए की तलाश में हो, मार्केट में कुछ नए डिमांड जनरेट कराने की कोशिश करता हो या फिर नए डिमांड की सर्च कर सकता हो, इस तरीके का व्यक्ति। एंड एक्सप्लॉइट द नॉवल नोटेशन एंड विजन्स इनटू गेनफुल अपॉर्चुनिटीज़ बाय बेयरिंग द रिस्क इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। यानी कि डिमांड क्या है उसकी स्टडी करेगा, डिमांड कितनी है, क्या रिस्क है उस डिमांड को पूरा करने में, क्या क्या उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या उसमें आपको प्रॉफिट्स हो सकते हैं, उन सब की स्टडी करने के बाद उस सेटअप को तैयार करने के लिए जो आदमी आगे आता है, जो बंदा आगे आता है, जो भी व्यक्ति आगे आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योर। द एंटरप्रेन्योर कंसीव्स द आइडिया ऑफ एन एंटरप्राइज। यानी कि एंटरप्रेन्योर क्या होगा, जो कि एंटरप्राइज सेट करने के लिए आइडिया लेके आएगा, लिव्स विद इट, उसके साथ जिएगा। यानी कि उसके सारे के सारे ड्रॉबैक्स, उसकी सारी की सारी कमियाँ, उसमें आने वाली दिक्कतें, उसको तैयार करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, उनकी स्टडी करेगा। एंड फाइनली इस्टेब्लिश द एंटरप्राइज, और उसके बाद एक एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करेगा, एक इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करेगा, जिसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, किसी एंटरप्रेन्योर द्वारा जो भी वो स्टडी कर रहा है, जो भी उसने स्टडी की है किसी इंडस्ट्री एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए, उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है, उसकी जो गेनफुल अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर उसकी जो रिस्क उसमें इन्वॉल्व हैं उस प्रोसेस के अंदर, उसकी जो उसने स्टडी की है, ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को, उस एंटरप्राइज सेटअप को, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये बेसिक डिफरेंस है एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है। ठीक है, एक पर्सन है, एक पर्सन है, वो आइडिया के साथ आएगा, एक थॉट के साथ आएगा, एक विज़न के साथ आएगा, किसी भी एंटरप्राइज को सेट करने के लिए उसके गेन्स, उसके प्रॉफिट्स, उसके लॉस, उसमें रिस्क, उनकी स्टडी करेगा और फिर उसके बाद उस प्रोसेस को इस्टेब्लिश करेगा। तो एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन, वेयर एज एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ प्रोसेस। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ये विजुअलाइजर होता है, ठीक है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में आपको विज़न चाहिए। ठीक है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो क्रिएटर होता है और एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएशन है। ऑर्गेनाइजर, एंटरप्रेन्योर क्या है, वो एक ऑर्गेनाइजर है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन है। एंटरप्रेन्योर क्या है, वो इनोवेटर है और एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन है। एंटरप्रेन्योर टेक्नीशियन है, एंटरप्रेन्योरशिप टेक्नोलॉजी है। एंटरप्रेन्योर इनिशिएटर है, एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव है। एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकर है, एंटरप्रेन्योरशिप डिसीजन है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। और देखिए
एंटरप्रेन्योर क्या है, वो प्लानर है। एंटरप्रेन्योरशिप में आपको क्या चाहिए, प्लानिंग चाहिए। प्लानर प्लानिंग करेगा, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। उसके बाद एंटरप्रेन्योर क्या है, लीडर है, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या है, लीडरशिप चाहिए। एंटरप्रेन्योर एक मोटिवेटर हो सकता है, और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है, आपको मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योर जो है आपका एक प्रोग्रामर है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, वो एक एक्शन है, ठीक है। उसके बाद एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकर है, जो रिस्क लेने की बेयरिंग की कैपेसिटी रखता हो वो एंटरप्रेन्योर है, और रिस्क टेकिंग वो एंटरप्रेन्योरशिप है। कम्युनिकेटर एंटरप्रेन्योर, कम्युनिकेशन एंटरप्रेन्योरशिप। एडमिनिस्ट्रेटर एंटरप्रेन्योर एडमिनिस्ट्रेटर है, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे आपके एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में जो हमने देखे, ठीक है। अभी आगे देखेंगे इसको। तो अब हम देखेंगे फेजेस इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। कितने फेजेस में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोसेस है वो होता है। सबसे पहला होता है इनिशियल फेज क्रिएशन। इनिशियल फेज क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस अबाउट द एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ड ऑन द सर्वे। सबसे पहले सर्वे किया जाता है कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है, क्योंकि अगर आपको एंटरप्राइज सेटअप करना है तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उसकी डिमांड कितनी है। जो भी आप वहाँ से प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी उस एंटरप्राइज से आप प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या असेंबलिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसकी डिमांड कितनी है, उसके लिए आपको एक सर्वे चाहिए होगा। तो अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन सर्वे आपको सबसे पहले एक ज़रूरी है कि आपको उस एंटरप्रेन्योर प्रोसेस या एंटरप्राइज सेटअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक सर्वे कराना पड़ेगा। फिर आएगा डेवलपमेंट फेज इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम टू डेवलप मोटिवेशनल एंड मैनेजरल स्किल्स। उसके बाद आपने देख लिया कि डिमांड किस चीज़ की है। फिर उसके बाद आपको जो भी आपके आपने ह्यूमन रिसोर्स को जो आप अवेल करेंगे, जो ह्यूमन रिसोर्सेज को आप अपने अंडर एम्प्लॉय करेंगे उस वर्क को, टास्क को पूरा करने के लिए, जो भी आपने डिमांड का सर्वे किया है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें सबको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मोटिवेशनल प्रोग्राम्स उनके लिए जनरेट करने, एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे उनके लिए, और उनके अंदर मैनेजरल स्किल्स भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका जो प्रोसेस है वो स्मूथली रन हो सके। फिर उसके बाद थर्ड फेज आएगा आपका सपोर्ट फेज, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर काउंसलिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, असिस्टिंग टू एस्टैब्लिश अ न्यू एंटरप्राइज एंड डेवलप एग्जिस्टिंग यूनिट्स। यानी कि जो भी होगा आपका इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आप उसको बनाना है, आपको क्या क्या आपको यूनिट्स चाहिए, इसमें कौन कौन सी यूनिट्स आपको चाहिए होंगी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या फिर प्रोडक्शन अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको कौन कौन सी यूनिट्स चाहिए होंगी, उन्हें इस्टेब्लिश करना होगा। तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो सपोर्ट होगा उसके लिए आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। जो भी आप एजेंसी हायर करेंगे और जिससे भी आपको वो काम कराना होगा, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, और उनको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आप इसमें आप आउटपुट चाहते हैं, उस तरीके से ये आप इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसको आप इसमें बनवा सकते हैं। ये आपका थर्ड फेज होगा, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली डेवलपमेंट होगा। इसको अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपका थर्ड फेज होगा। तो पहला फेज था, आपने सबसे पहले सर्वे किया, मार्केट से डिमांड उठाई कि किस चीज़ की डिमांड है, उसके बाद उस डिमांड के अकॉर्डिंग आपने एम्प्लॉयज़ हायर किए, उसी डिमांड को मेट करने के लिए जो भी स्किल लेबर थे या मैनेजरल आपके स्किल्सफुल लेबर थे, उनको आपने एम्प्लॉय किया उस वर्क पे, और उसके बाद उनको ट्रेनिंग और उनके मोटिवेशनल प्रोग्राम्स चलाए। उसके बाद फिर आपने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो है उसके लिए आपने काम किया। तो ये बेसिकली 3 फेज जो होते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं वो देखेंगे। एबिलिटी टू क्रिएट एंटरप्राइज, यानी कि सबसे पहला है कि एंटरप्राइज को क्रिएट करने की, एंटरप्राइज को सेट करने की, एंटरप्राइज को बनाने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्राइमरी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज. It is basically concerned with satisfying the needs of customer with the help of production and distribution of goods and services. यानी कि जो भी आपने मार्केट से डिमांड उठाई है उसको आपको जनरेट करके जो कस्टमर है उसको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। और जो भी गुड्स है उसकी सर्विस भी आपको देनी है। जो भी आपने कोई भी मान लीजिए कोई आपने इक्विपमेंट बनाया है तो उसकी सर्विस भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सिर्फ जनरेशन का काम, सिर्फ प्रोडक्शन का काम नहीं, बाद में उसकी सर्विस भी आपको उसे देनी पड़ेगी। तो एबिलिटी टू क्रिएट द एंटरप्राइज, ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। एन एंटरप्रेन्योर bring together various factors of production for an economic use. He coordinates and controls the factor of production effort of the person engaged in his enterprise. यानी कि जो भी पर्सन एंगेज हैं, जो भी उसने ह्यूमन रिसोर्स एंगेज किया है अपने एंटरप्राइज में, उसको
उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम देना, ठीक है, और उससे जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन को जनरेट कराना, ठीक है, उस कोऑर्डिनेट करना, उस प्रोडक्शन को प्रोडक्शन जनरेट करने के लिए, प्रोडक्शन मार्केट तक टाइमली पहुंचाने के लिए जो भी आपका डिमांड है, जो भी आपने डिमांड जनरेट कराई है मार्केट से, जो भी आपकी डिमांड मार्केट से आई है जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो उसे मार्केट तक टाइमली पहुंचाना, उसको मतलब एफिशिएंटली अपने वर्कर से उसे जनरेट कराना, वो एक जो है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन आता है एक एंटरप्रेन्योर का, जिसमें कि उसको इकोनॉमिकली सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए मैक्सिमम आउटपुट, ऑप्टिमम आउटपुट, ऑप्टिमाइजेशन की तरफ ध्यान रखते हुए आउटपुट को जनरेट करना है। तो बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हुआ, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का। नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप इज एन ऑटोमेटिक, स्पॉन्टेनियस एंड क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। यानी कि कोई भी आपका डिमांड है, ठीक है, वो डिमांड जो होगा वो आपका कभी भी 12 मंथ्स में कांस्टेंट नहीं रहेगा, कभी वो डिमांड ऊपर होगा, कभी वो डिमांड नीचे होगा, ठीक है। तो उस डिमांड को आपको किस तरीके से आपने बनाए रखना है मार्केट में, उसमें क्या क्या चेंजेस आपको उसमें क्या क्या एम्प्लॉय करने हैं, डिप्लॉय करने हैं उसके अंदर, जो भी आप, जिससे कि आपका जो आपका मार्केट का जो ग्राफ है, जो आपका प्रोडक्शन का ग्राफ है, वो नीचे ना जाए, ठीक है। क्योंकि जितने भी आपने लेबर एम्प्लॉय किए हैं उसके अंदर, जो भी आपने लेबर उसमें एम्प्लॉय किए हैं, उनको आपको क्या करना पड़ेगा, उनको आपको सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो सैलरी देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो निर्बाध चलता रहे, वो कभी भी रुके ना, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको इनोवेशन हमेशा सोचते रहना है कि मैं क्या नया करूँ, क्या ऐसा करूं कि मेरा प्रोडक्शन हमेशा बढ़े, कभी मेरा प्रोडक्शन घटे ना। भले ही डिमांड में थोड़ा बहुत चेंज आए तो उस चेंज के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को एडजस्ट करना है। अपने जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के अंदर क्या वेरिएशंस लेके आने हैं डिमांड के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। जो हमारा जैसे आप देखिए कि क्या होता है, कभी सर्दियाँ होती हैं, कभी गर्मियाँ होती हैं, ठीक है। तो कोई प्रोडक्ट होता है जो सर्दियों में यूज़ होता है, कोई प्रोडक्ट होता है गर्मियों में यूज़ होता है। तो उस प्रोडक्ट में हम जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस, जो हमारे जो 12 महीने हैं उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हम चेंजेस लेके आए जिससे कि उसकी डिमांड पूरे 12 महीने मार्केट में बनी रहे, तो वो भी एक इनोवेशन है, उसको सोचना बहुत ज़रूरी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनोवेशन जो है वो होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है आपका रिस्क बेरिंग कैपेसिटी। रिस्क बेरिंग कैपेसिटी क्या है? रिस्क इज एन इनहेरेंट एंड इनसेपरेटेबल एलिमेंट ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि रिस्क तो ऐसी चीज़ है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जुड़ी है। रिस्क तो जब भी आप कोई बिजनेस करेंगे तो रिस्क तो उसके साथ जुड़ा ही रहेगा, उसको आप कभी भी ये नहीं मान कर सकते कि इसमें रिस्क नहीं होगा, ये जो है 100% प्रॉफिट ही रहेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ही एज्यूम्स द अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर। तो जो भी एंटरप्रेन्योर होगा उसे फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ को भी ध्यान में रख के चलना है, उसी हिसाब से अपने प्रोडक्शन को चलाना है, उसी हिसाब से अपने प्रॉफिट्स को मैनेज करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एन एंटरप्रेन्योर गारंटी रेंट टू द लैंडलॉर्ड, वेजेस टू द एम्प्लॉय एंड इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टर इन द होप ऑफ अर्न मोर देन द एक्सपेंसेस। यानी कि इन्वेस्टर, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इन्वेस्टर का काम क्या होता है, जो भी आपका वो क्या करते हैं, इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ताकि जो भी प्रॉफिट है वो उनके साथ आप शेयर कर सकें। तो आपको फ्यूचर रिस्क को भी ध्यान में रखना है कि इन्वेस्टर्स को आपको किस तरीके से टाइमली आपको उनको जो है उनका प्रॉफिट देना है ताकि वो आपके साथ बने रहें हमेशा। उसके बाद जो लैंडलॉर्ड है, अगर आपने आपकी जो लैंड है वो आपने किराए पे ली हुई है तो उसका भी आपको किराया देना है, तो उसको भी आपको मैनेज करना है रिस्क के साथ साथ। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका वेजेस भी आपको टाइमली देना है। तो रिस्क को आपको ध्यान में रखना है कि 4 महीने बाद मेरा प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है, तो आप अभी से ही उसको जो है कवर अप करने की कोशिश करें या अभी से ही जो प्रॉफिट्स हैं उन्हें मैनेज करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट है मैनेजरल एंड लीडरशिप फंक्शंस। एन इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर must have additional personality traits such as managerial and leadership skills। यानी कि एक जो एंटरप्रेन्योर है जो इंडस्ट्री सेटअप करने जा रहा है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होनी चाहिए कि उसके अंदर मैनेजरल स्किल्स होनी चाहिए, उसके अंदर लीडरशिप की भी स्किल्स होनी चाहिए। मैनेजरल एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ predominant orientation in the direction of productivity, working relationship and creative integration along with desire to make profit। मैनेजरियल क्वालिटीज़ और लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या होती हैं, इसके हेल्प से इनको, अगर आपके मैनेजरियल स्किल्स अच्छे हैं, अगर आपके लीडरशिप स्किल्स अच्छे हैं तो आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने एंटरप्राइज को प्रॉफिट की तरफ ले जा सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डिमांड्स टैक्टफुल हैंडलिंग ऑफ रिस्क
and uncertainties because new commodity and its acceptabilities are uncertain. जो भी मार्केट में नई आप कमोडिटी लेके आ रहे हैं, जो भी आपने मार्केट से डिमांड को आपने रीड किया है, उसको आप जैसे ही आप मार्केट में पहुंचाएंगे तो वो एक नया प्रोडक्ट होगा। उसके जो फेलियर होने के चांस भी प्रॉफिट होने के मतलब सक्सेस रेट के बराबर ही होते हैं। तो आपको उसको हैंडल करने के लिए आपके अंदर मैनेजरल और लीडरशिप स्किल्स ज़रूरी हैं। अगर आपके अंदर ये स्किल्स होंगी तो आप जो भी उसके आने वाले रिस्क्स होंगे, जो भी कमोडिटी को फेल कराने के लिए जो भी फैक्टर्स होंगे इफेक्टिव, उसकी रीडिंग आप पहले ही इसको रीड कर लेंगे और मार्केट में लॉन्च करने से पहले आप उन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें रेक्टिफाई करके ही उसे मार्केट में लॉन्च करेंगे। अगर आपके अंदर मैनेजरल स्किल्स आपके अच्छे होंगे, लीडरशिप फंक्शन आपके अंदर होगा। तो ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स थे एंटरप्रेन्योरशिप के। नेक्स्ट है गैप फिलिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। गैप फिलिंग बिटवीन द ह्यूमन नीड्स एंड द अवेलेबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लीड्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो जो भी आपने मार्केट से डिमांड को आपने रीड किया है, वो जो मार्केट का जो डिमांड है वो क्या होगा, बेसिकली वो एक गैप रहा होगा किसके बीच में, एक इंडस्ट्री और कस्टमर्स के बीच में। अगर आपने उसे सही ढंग से रीड किया है, अगर आपने उस गैप को सही अच्छे से रीड किया है और उस पर सही ढंग से आपने होमवर्क करके उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, तो आपका जो फेलियर का चांस है वो बहुत कम हो जाएगा। आपका प्रॉफिट का गेन का चांस, आपका सक्सेस रेट उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। एन एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई द गैप एंड टेक द नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स इन टू फिन द गैप to achieve his action oriented motive in the enterprise as an entrepreneur with the help of the entrepreneurship process। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो पूरा प्रोसेस है उसकी हेल्प से, उसके अंदर आप जो भी अपने एक्शंस जो आपने जो भी गैप आपने देखा मार्केट में कस्टमर्स और इंडस्ट्री के बीच में, आपको लगा कि कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि होना चाहिए जिसकी हेल्प से जो है कस्टमर्स को बेनिफिट होगा। अगर आपने उसे सही ढंग से रीड किया, उस पर सही ढंग से होमवर्क किया है अगर आपने अच्छे से, तो डेफिनेटली आपको जो होगा उससे आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। आपकी जो एंटरप्राइज है वो एक बेनिफिट आपको देगी हमेशा, अगर आपने जो गैप फिलिंग जो है वो वाला जो आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे आपने सही ढंग से स्टडी किया है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर कि एंटरप्रेन्योर कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं। बेसिकली ये क्या है कि एंटरप्रेन्योर क्या है, बेसिकली एक पर्सन है। तो वो पर्सन जो है उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का एंटरप्रेन्योर होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर क्या होगा, द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर इज एसेंशियली द क्रिएशन ऑफ जोसेफ स्टम्पटर। ठीक है, तो जोसेफ स्टम्पटर ने जो बनाया है कि इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इसके बारे में एक डेफिनेशन दी है। इन हिज ओपिनियन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज इनोवेशन। इनोवेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो इनोवेटिव होना चाहिए। द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर इज़ अ की फिगर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए जो है वो क्या होगा, आपका एक की फिगर होगा। ही इज़ हाईली मोटिवेटेड एंड टैलेंटेड and is able to foresee potential profitable opportunities। ठीक है, वो क्या होगा, वो पहले ही भांप लेगा आने वाले रिस्क को और उस रिस्क को वो किस तरीके से प्रॉफिट में कन्वर्ट करता है, ये एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर की खूबी होती है। इनोवेशंस इन्वॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द एंटरप्रेन्योर इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर। इनोवेशन क्या होता है, बेसिकली इनोवेशन से आप प्रॉब्लम जो है अपनी वो सॉल्व कर सकते हैं। और एंटरप्रेन्योर क्या होता है, बेसिकली एंटरप्रेन्योर को कैसा होना चाहिए, उसे प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह काम करना चाहिए, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। नेक्स्ट है अडॉप्टिव एंड इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर्स। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय readiness to adopt successful innovations inaugurated by innovative entrepreneurs। यानी कि ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कि अच्छे इनोवेशंस को तुरंत अडॉप्ट करते हैं अपनी एंटरप्राइज में और उससे प्रॉफिट ऑब्टेन करते हैं, तो ऐसे क्या होते हैं, वो अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। इन अदर वर्ड्स, इमिटेटर्स फॉलो द एंटरप्रेन्योर आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्विंग हाउ द लेटर फेयर एंड टू व्हाट एक्सटेंट देयर इनोवेशन हैज़ कॉट द इमेजिनेशन ऑफ सोसाइटी। These groups are also revolutionary entrepreneurs with the difference that they do not innovate the change themselves. They just imitate technique and technology initiated by others। यानी कि जो भी टेक्नोलॉजीज दूसरों ने यूज़ करी हैं प्रॉफिट
और उन्होंने उससे प्रॉफिट पाया है, तो उसको रीड करते हैं और क्या करते हैं, उसको तुरंत वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट है फैबियन एंटरप्रेन्योर्स। Fabian entrepreneurship is a characteristics by great caution and skepticism in practicing any change. Such entrepreneurs have neither the will to introduce new changes nor the desire to adopt new method. ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कि अपने पुराने ही प्रोसेस पे चलते चले जाते हैं, किसी भी नए चेंजेस को अपने अंदर अपने एंटरप्राइज में नहीं अडॉप्ट करते हैं, वो कैसे एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं, वो फैबियन एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। सच एंटरप्रेन्योर्स आर शाय एंड लेजी, थोड़े शाय और लेजी किस्म के होते हैं जो कि ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं अपनी एंटरप्राइज के ऊपर, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं किसी दूसरे से बात करने से या किसी दूसरी की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने को वो पसंद नहीं करते हैं। Their dealing are determined by custom, religion, tradition and past practices, यानी कि वो पुराने practices पे ही चलना पसंद करते हैं। They are not much interested in taking risk and they try to follow the footstep of their predecessors, यानी कि जो उनके पूर्वज रहे हैं उन्होंने जो भी जिस तरीके से उन्होंने दे दिया है बना के सेटअप, वो उसी सेटअप पे अपना काम करते रहते हैं, कभी भी कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करने के लिए वो कोशिश नहीं करते हैं। वो कहलाते हैं आपके फैबियन एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ड्रोन एंटरप्रेन्योर इज वन हु फॉलो द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ द प्रोडक्शन। अंडर नो सर्कमस्टांसेस अ ड्रोन एंटरप्रेन्योर चेंज द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ही हैज़ इंट्रोड्यूस। सच एंटरप्रेन्योर्स में इवन सफर लॉसेस बट even then they refuse to adopt and use new methods. They are lagged because they continue in their traditional ways of operation. Very often their products lose their marketability and their operation becomes economical, leading to their being pushed out of the market. यानी कि इस तरीके के एंटरप्रेन्योर जो कि अपनी पुरानी जो भी उनकी प्रोडक्शन चलती आ रही है उसमें कभी कोई चेंज नहीं करते, चाहे उन्हें लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो इस तरीके के जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। तो ये आपके 4 तरीके के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरियल ट्रेड्स, यानी कि किसी अच्छे एंटरप्रेन्योर के क्या लक्षण होने चाहिए, उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, वो हम देखेंगे क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पहला है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से वो इंटेलिजेंटली थिंक करता है, किस तरीके से वो रिएक्ट करता है, प्रॉफिट और लॉस को किस तरीके से मैनेज करता है, किस तरीके से वो ह्यूमन रिसोर्सेज को हैंडल करता है, ठीक है, किस तरीके से वो चेंजेस को एंटिसिपेट करता है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं ये क्या होती हैं, मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं कि किस तरीके की मेंटल एबिलिटी है आपके एंटरप्रेन्योर की। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेंटल एबिलिटी। नेक्स्ट है क्लियर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है किसी भी बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आपको जो है ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए कि क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, कितना आपका प्रोडक्शन होना चाहिए इस पर्टिकुलर मंथ में या पर्टिकुलर ईयर में या पर्टिकुलर टाइम में। ये आपका ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपका बिज़नेस का नेचर कैसा होना चाहिए, किस तरीके का आपको बिज़नेस ओपन करना है, उसके लिए आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है, वो मार्केट के लिए, मार्केट में जो कस्टमर्स हैं उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बेसिकली आपके लगभग सभी फील्ड्स में, चाहे वो आपका सर्वे के टाइम की बात हो, चाहे वो आपका ह्यूमन रिसोर्स को अडॉप्ट करने की बात हो, चाहे वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो, तीनों समय में आपका जो क्या है, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट है बिजनेस सीक्रेसी। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एबल टू गार्ड बिजनेस सीक्रेट्स, यानी कि जो बिजनेस के सीक्रेट्स हैं उन्हें उसे सेफ रखने भी आना चाहिए। लीकेज ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स ऑफ टू ट्रेड कॉम्पिटिटर्स is a serious matter which should be carefully guarded against by an entrepreneur. Here the entrepreneur should be able to make a proper selection of his subordinates, यानी कि subordinates अपने साथ ऐसे रखने हैं जो कि उनके बिजनेस सीक्रेट्स को लीक ना करें, क्योंकि बिजनेस सीक्रेट लीक होने से क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट जो आपको आ रहा होगा वो धीरे धीरे लॉस में कन्वर्ट होता चला जाएगा। नेक्स्ट आएगा ह्यूमन रिलेशन एबिलिटी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरल trait contributing to his success are emotional stability, personal relationship, consideration and tactfulness. In other words, maintenance of public relationship or human relations must often make the difference between success and failure of an entrepreneur. यानी कि जो भी आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा
वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, किस तरीके से आप ह्यूमन रिसोर्स को अपने मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से आपने अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया हुआ है, किस तरीके से आपके जो भी वर्कर्स हैं वो आपसे कि मेंटली या फिर इमोशनली कैसे अटैच हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से आपके जो आपका एंटरप्राइज है उसके लिए डिवोटेडली अगर वो काम करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके जो एंटरप्राइज के आउटपुट जो है वो कई टाइम्स इंक्रीज़ कर देगा। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि जो आपकी कम्युनिकेशन है वो एक अच्छी होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन मार्केट में भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी अच्छी होनी चाहिए। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी होनी चाहिए, जो भी आप कह रहे हैं वो एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। जो भी आपका जो गोल है वो आप कम्युनिकेट सही से कर पाएँ अपने नीचे वालों को, अपने जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं आपके अंडर में, उन्हें सही ढंग से आप उनको गोल को कम्युनिकेट करें जिससे कि उनको भी किसी तरीके का कोई डाउट नहीं रहे। नेक्स्ट है टेक्निकल नॉलेज, यानी कि जो भी आप एंटरप्राइज डेवलप कर रहे हैं उसकी आपको टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई नीचे वाला कोई आपका सबऑर्डिनेट आपको उसमें जो है नई कुछ गलत चीज़ बताए कुछ और जिससे कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो आपके लॉस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएँ। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो डिसीजन है वो आपको डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जो है कभी कभी क्या होता है कि ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है, आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने भी आने चाहिए। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर के अंदर ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है क्वालिटी होनी चाहिए। एनर्जी तो सीधी सी बात है, अगर आपके अंदर एनर्जी होगी तभी आपके जो नीचे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो आपको जो है अच्छे से आउटपुट देंगे। ठीक है, आपको खुद लीड करना पड़ेगा फ्रंट से, तभी जो है आपको आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी उसमें अपना एफर्ट्स 100% देंगे। रिस्क बेयरिंग, ठीक है ना, रिस्क तो मैंने आपको बताया, नो रिस्क नो बिजनेस। अगर आप कोई बिज़नेस डाल रहे हैं तो उसमें आपको बिज़नेस में रिस्क तो होंगे ही होंगे, इसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक है, देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन एवरी बिजनेस। कोई भी बिजनेस हो आपका उसमें रिस्क जरूर होगा, तो रिस्क बेयरिंग भी आपके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट ट्रेट है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। तो ये बेसिकली आपको बताया इंट्रोडक्शन कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन से फेजेस होते हैं कोई भी एंटरप्राइज को डेवलप करने के लिए। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के ट्रेड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये आपको बेसिक चीज़ें बताई एंटरप्रेन्योरशिप में। आगे वाले लेक्चर्स में हम और इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, फंक्शंस इसके, बैरियर्स क्या होते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से जल्दी, ताकि आने वाले लेक्चर्स में सभी चीज़ों की डिटेल्स हम आपको ईजिली प्रोवाइड कर सकें, आपको ऑटोमेटिकली अपडेट आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पे आता रहे। थैंक यू वेरी मच।